अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ आज ख़बरनामे में बात करेंगे ईरान अमरीका कशीदगी की कि कल से लेकर आज तक क्या हुआ है, और उसके साथ ही मगरबी बंगाल में इंतखाबी नताइज के बाद से क्या सूरत हाल है, किस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और बीजेपी रहनुमाओं के अभी से समाज में नफ़रत का जहर घोलने वाले बयानात का सिलसिला जो है किस तरीके से शुरू हुआ है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और भी मज़ीद अहम ख़बरें हैं, तो देखते रहिए खबर में। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज मंजराम पर आ चुके हैं। ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उसे जो है फतह हासिल हुई है। इलेक्शन कमीशन पर खुली जानिबदारी के इल्ज़ामात के दरमियान हासिल हुई है। SIR में 9 लाख नामों के कटने और 27 लाख वोटर्स को मंतिकी तज़ाद के नाम पर वोटिंग से महरूम कर दिए जाने के बाद नीज़ इंतखाबात के दौरान 2.5 लाख से ज़ायद मरकज़ी नीम फौजी दस्तों के जवानों की तैनाती पर तनकीदों के बीच लड़े गए इलेक्शन में हासिल हुई है। ममता बनर्जी ख़ुद भी अपनी सीट से इंतखाबात हार गई हैं। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 के वोटों के फ़र्क से हरा दिया है। वह ममता बनर्जी अब भी इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। 100 से ज़ायद सीटों पर उनके कब्ज़ा किया गया है। अपोजिशन जमातों के लीडरान भी जो है सख्त इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर तनकीद की है और कहा है कि जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, मरकज़ी फोर्सेस को तैनात किया गया, एक खातून से लड़ने के लिए जिस तरीके के हरबे इस्तेमाल किए गए वो इंतहाई शर्मनाक थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये जमहूरियत है तो फिर डिक्टेटरशिप की तारीफ बदल देनी चाहिए। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। वहीं जैसे ही मगरबी बंगाल में नताइज सामने आए, मगरबी बंगाल में तशद्दुद और तोड़फोड़ की खबरें भी जो है सामने आना शुरू हुई हैं। कई मकामात पर तृणमूल कांग्रेस के दफातर में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, जिसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रही हैं। वहीं अगर बात करें हालात की तो अभी से जो है तब्दीली नज़र आ रही है। बीजेपी रहनुमाओं के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी, जिसे मगरबी बंगाल में वज़ीर आला का दावेदार करार दिया जाता है, उसने ख़ुद समाज को बांटने वाला और फ़ज़ा में जहर घोलने वाला बयान दिया है। उन्होंने जीत के बाद बयान जारी करते हुए हिंदुत्व की सियासत को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया और कहा कि नंदीग्राम के हिंदू वोटर्स ने उन्हें जिताया है और वहाँ के मुसलमानों के सारे वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले, इसलिए वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे। सुनिए क्या कहते हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा TMC को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। नहीं दादा, जिस तरह का एक ये जो TMC खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। IPAC, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। वहीं ममता बनर्जी अब भी जो है धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं और उन्होंने मरकज़ी फोर्सेस पर खुद पर हमले का भी गुज़िश्ता रात जो है वो इल्ज़ाम आयद किया था और आज शाम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी इलेक्शन कमीशन की मदद से मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबात चुराने का इल्ज़ाम आयद किया है। राहुल गांधी ने X पर लिखा कि बीजेपी के आसाम और मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की मदद से इलेक्शन चोरी करने के मामले वाज़ेह हैं। हम ममता बनर्जी से इत्तेफाक रखते हैं। बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चोरी की गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी कई तरह के इल्ज़ामात जो है वो हुकूमत पर लगाते रहे थे और जिस तरीके से वोट चोरी का वो पहले से भी इल्ज़ाम लगाते रहे थे और उन्होंने कई सारी तफसीलात भी इससे कबल आवाम के सामने लाई थी। और अब एक बार फिर उन्होंने जो है मगरबी बंगाल और आसाम में हुए इलेक्शन के बाद एक मरतबा फिर
ووٹ چوری اور سیٹ چوری کا جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کی مذہبی شخصیت سابق رکن صوبائی اسمبلی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا جو ہے وہ دورہ حدیث کے لیے درس حدیث کے لیے جو ہے دارالعلوم اطمانزئی جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی مولانا کے انتقال کی خبر سامنے آئی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ وہاں پہنچنے شروع ہوئے۔ مولانا محمد ادریس کا شمار پاکستان کے نامور اور جید علماء اکرام میں ہوتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ نامعلوم افراد کی جانب سے کی گئی تھی۔ واقعے کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد ملزمین موقع سے فرار ہو گئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے ملزمین کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ تو ناظرین، اب ایران اور امریکہ جنگ کے کیا حالات تھے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ اگر 24 گھنٹوں کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ بالخصوص ابنائے ہرمز کے پانیوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے کشیدگی جو ہے مزید بڑھ گئی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ابنائے ہرمز سے، جہاں کل سے امریکی صدر نے آپریشن فریڈم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ جو کشتیاں ابنائے ہرمز میں پھنسی ہوئی ہیں انہیں نکالنے کے نام پر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس میں 15,000 فوجی، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر اور 100 سے زیادہ طیاروں کو لگا دیا گیا ہے۔ وہیں امریکی صدر جو ہیں وہ لگاتار دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر بدھ تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا مذاکرات کا تو پھر وہ ایران کو تباہ کر دیں گے۔ یہ وہ اسی طرح کی دھمکیاں ہیں جو اس سے پہلے بھی انہوں نے دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے واپس جو ہے پھر سے جنگ بندی میں توسیع کر دی تھی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ وہی امریکی سینٹ کام نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اپاچی ہیلی کاپٹرز نے جو کل سے جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس کے بعد سے ایران کے IRGC کی 6 کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ مبینہ طور پر تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بن رہی تھی، لیکن جو ایرانی حکام ہیں ان کے مطابق جن کشتیوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے وہ عسکری نہیں تھی بلکہ عام تجارتی کشتیاں تھیں جو کہ عمان سے ایرانی ساحل کی طرف آ رہی تھیں، جس کے نتیجے میں 5 بے گناہ شہری جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جبکہ ایران کی بات کریں تو اس نے امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم امریکہ نے پہلے تو حملے کی خبروں کو ہی مسترد کر دیا تھا، بعد میں یہ کہا گیا کہ کوئی میزائل اس کے جہاز کو نہیں لگا ہے۔ یہ وہی بات ہوئی جو ایران پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے صرف جو ہے وائرنگ شاٹ جو ہے وہ فائر کیا تھا۔ یہاں ایک اور اہم اور قابل غور پہلو یہ ہے کہ ایرانی بحریہ نے 2 امریکی ڈسٹرائرز جو کہ اپنا ریڈار بن کر کے خاموشی سے اپنا ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں جو ہے وہ کھدیڑ دیا ہے۔ جیسے ہی امریکی جہازوں کا ریڈار آن ہوا، ایرانی نیوی نے ان کی شناخت کر لی، پھر ڈرونز اور میزائلوں کی مدد سے وارننگ شاٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے، جس نے ڈسٹرائرز کو اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تہران نے نہایت دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اپنا ہرمز میں امریکی بحریہ کی کوئی بھی دراندازی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ یہ ایک طرح کی کوشش ہے کہ کسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پہلے حملہ کر دے اور جنگ جو ہے شروع کرنے کا الزام ایران پر لگا دیا جائے، لیکن ایران کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے حربوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ وہ امریکہ بڑے دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے ابنۂ ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے دوسرے ممالک بھی اس کا ساتھ دینے لگے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کسی بھی ملک نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر جو ہے ٹرمپ خاصا ناراض بھی ہوئے۔ وہی اب جو ہے ایک جنوبی کوریائی جہاز میں دھماکے اور آگ لگنے کی خبروں کے بعد ٹرمپ نے جنوبی کوریا سے کہا ہے کہ ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس کا ساتھ دے، لیکن جنوبی کوریا بھی فی الحال اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ پہلے اس سلسلے میں تحقیق کرے گا اور پھر وہ اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی، جہاں فجیرہ کی آئل تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 3 ہندوستانی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کئی ویڈیو اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں فجیرہ کے آئل تنصیبات سے جو ہے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے حملے کی جو ہے ویڈیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے جبکہ وہاں پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہندوستانی 3 شہری جو زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے اور اسے
नाकाबिल कबूल करार दिया है और बहरान का हल जो है सिफारतकारी से निकालने पर जोर दिया है। दूसरी जानब अरब ममालिक और ख़ुद यूएई ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। यूएई ने कहा है कि वो उसके जवाबी हमले का हक़ महफूज रखता है। दूसरे खलीजी ममालिक ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की है, हालांकि ईरान ने अब तक हमले के ताल्लुक़ से कोई बयान जारी नहीं किया है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो इक़्तिसादी महाज पर भी इस तनाज़े ने जो है ख़तरे की घंटी बजा दी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तकरीबन 6% उसमें इजाफ़ा हुआ है। $114 फ़ी बैरल से जो है कीमतें जो है तजावुज़ कर गई हैं। एक ही दिन में तकरीबन $4 का इजाफ़ा देखने को मिला है। मगरबी ममालिक जो है वो ये सोच रहे थे कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी से तेहरान जो है फौरी तौर पर घुटने टेक देगा और उसकी मईशत जो है वो बैठ जाएगी, लेकिन टैंकर स्ट्राइकर जैसी आलमी मॉनिटरिंग साइट्स ने इस अमरीकी बयाने की भी जो है कलीक खोल दी है। उनके मुताबिक ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपना जो पैदा करदा तेल है वो मकामी इस्तेमाल के लिए रिफ़ाइन कर ले, लिहाजा महज नाकाबंदी से ईरान को झुकाने की जो अमरीकी तवक्को है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। और आखिर में नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में इज़राइल के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब दुनिया की तमाम तवज्जो ईरान और अपना हुर्मुज़ पर मरकूज़ है, इज़राइल ने इस कशीदगी की आड़ में गज़ा और लिबनान में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखी हुई हैं। गज़ा में ताज़ा ड्रोन हमले हुए हैं और मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि किस तरीके से इसराइल जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है। इसराइली दिफाई ज़राए ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान के साथ बढ़ती हुई ये कशीदगी उन अनासिर के मफाद में है जो ख़ित्ते को मुकम्मल जंग में धकेलना चाहते हैं। मैं गुज़िश्ता 24 घंटे में हालात की अगर बात करें तो तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, जबकि पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है। इस तरह का बयान जो है वो अब्बास अराक़ची ने दिया है। साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया और कहा कि सियासी बहरान का हल फ़ौजी ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं है। दरअसल तेहरान चाहता है कि वो जंग में पहल करने का इल्ज़ाम अपने सर पर न ले, लेकिन देखना होगा कि अब कोई सिफारती हल निकलता है या एक बार फिर जो है ख़ित्ता जंग की लपेट में आ जाता है। तो ये थे कुछ अपडेट। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।